तंजानिया के उत्तर में एक शानदार घाटी को खूबसूरत बनाते हैं ऊंचे पहाड़, जिसकी दीवारें सदियों पहले पृथ्वी की सतह के खिसकने से बनी थीं। प्राचीन ज्वालामुखियों द्वारा उपजाऊ बनाई गई इसकी ढलानें अनेक जीवों को कई प्रकार के आवास प्रदान करती हैं। और ये है इसका मुख्य आकर्षण, जो सूखे के दौरान भी पानी से भरा रहता है। ये है लेक इसका मुख्य आकर्षण, जो सूखे के दौरान भी पानी से भरा रहता है। ये है लेक मन्यारा नेशनल पार्क। एक्सट्रीम अफ्रीका, लेक मन्यारा नेशनल पार्क। ईस्ट अफ्रीका की धरती एक जियोलॉजिकल फिनोमिनन यानी भूवैज्ञानिक घटना से बनी है, और ऐसी जगह दुनिया में और कहीं नहीं है। 3 करोड़ साल पहले पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे पिघली हुई चट्टान के ऊपर उठने से ग्रह की सतह खिसकनी शुरू हुई, जिससे कॉन्टिनेंटल अफ्रीका कई हिस्सों में बंट गया। कई सदियों तक टेक्टोनिक प्लेट्स के स्प्लिट होने से 2 फॉल्ट जोन्स पर चट्टानों में दरार आई और जमीन 2 हिस्सों में बंट गई, जिससे ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां बनी, जो लगभग 6000 किलोमीटर तक फैली हैं। इसे ग्रेट रिफ्ट वैली कहते हैं, और ये भूवैज्ञानिक निशान इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कभी फॉल्ट जोन्स के किनारों पर मौजूद ज्वालामुखियों से पिघला हुआ लावा निकलकर इस रिफ्ट के सरफेस पर आता था, और ये रिफ्ट अब भी सक्रिय है। जहां भी ज्वालामुखी फटते हैं, उनके कॉस्टिक वातावरण में सिर्फ सबसे ज्यादा विशेष प्रजातियां ही जीवित रह पाती हैं। पर जहां इरप्शंस बहुत पहले थम चुके हैं, वो राख जो कभी पूरे इलाके में फैली थी, अब महाद्वीप के सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है। इसीलिए लेक मन्यारा नेशनल पार्क की ढलानें बेहद उपजाऊ हैं। रिफ्ट माउंटेन्स में पानी इकट्ठा होता है और फिर बहकर घाटी में जाता है। नीचे जाते हुए वो विभिन्न आवासों का पालन पोषण करता है, जंगलों से लेकर वुडलैंड, सवाना और घास के मैदानों से दलदली इलाकों तक। आखिरकार वो घाटी की तलहटी में एक बड़ी झील में पहुंचता है। ये झील बहुत सारी प्रजातियों के लिए एक स्वर्ग है, जो लंबे समय तक बारिश ना होने पर इसी झील पर निर्भर करती हैं। इस घाटी में इस झील से दूर भी बहुत जीवन मौजूद है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी से पैदा हुए यहाँ के विभिन्न वातावरण प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधि की जीवित विरासत हैं। ये बहुत सारी प्रजातियों के घर हैं। कुछ प्रजातियां
कुछ खास जगहों पर रहने के लिए ढली हैं, जबकि कुछ दूसरी किसी भी मौके का फायदा उठाना जानती हैं। उनके लिए पार्क की विविधता का मतलब हर रोज पेट भर खाना होता है। लेक मनियारा नेशनल पार्क में सुबह का समय है। ऑलिव बबून्स का एक झुंड अपने रोज के सफर पर निकलने से पहले घाटी की तलहटी पर इकट्ठा हुआ है। ये ऊंची चट्टानों की सुरक्षा में अपनी रात बिताते हैं और दिन के समय घाटी में नीचे रसीले घास के मैदानों पर पहुंच जाते हैं। इस झुंड में 60 सदस्य हैं और इनकी संख्या बढ़ रही है। इस बच्ची का गुलाबी चेहरा बता रहा है कि ये अभी 4 महीने की भी नहीं है। और इसमें अभी से पेड़ पर चढ़ने के लिए जरूरी ताकत और तालमेल दिखने लगा है। इसके लिए और इसके बड़े कजिन्स के लिए जीवन सरल है। जिस वक्त ये खेल रहे हैं, इनके सीनियर्स अपने पसंदीदा काम में मग्न हैं, ग्रूमिंग। जल्द ही सफर को शुरू करने का समय हो गया है। बच्चे कम से कम 6 हफ्तों तक अपनी माँ के पेट से चिपके रहते हैं। बारह हफ्ते के होने तक वो जॉकी स्टाइल में बैठने लगते हैं ताकि खेल कूद के लिए अपनी ऊर्जा बचा सकें। क्यों ना चलते चलते थोड़ा पानी ही पी लिया जाए। घाटी की तलहटी में मौजूद ये पानी 600 मीटर ऊंचे पहाड़ों से बहकर नीचे आता है। अब जब सूखे का दौर अपने चरम पर है, पार्क में जीवन के लिए ये पानी बहुत अहम है। अगर ये पानी नहीं होता तो बहुत से जीव जीवित ना होते। कुछ जगहों पर ये धाराओं के रूप में बहता है और कुछ जगहों पर ये जमीन के अंदर जाकर ग्राउंड वाटर बन जाता है, जिसका फायदा गहरी जड़ों वाले पेड़ उठाते हैं। आखिरकार ये लेक मनियारा में पहुंच जाता है। पहाड़ से बहकर आने वाला पानी सबसे पहले तलहटी में पहुंचता है और यहाँ की वनस्पति को घना और हरा भरा बना देता है। इस ब्लू मंकी के लिए ये जंगल एक स्थायी घर है।
जब ये और बड़ा होगा तब ये मादाओं के झुंड पर नियंत्रण पाने के लिए दूसरे नरों को चुनौती देगा। फिलहाल ये दूसरे ब्लू मंकीज के इलाकों के बीच घूमता हुआ अकेला रहता है। मनियारा की घनी वनस्पति इसके लिए और इसके जैसे दूसरे जानवरों के लिए बहुत अहमियत रखती है। ब्लू मंकीज पार्क की ट्रॉपिकल धूप को ज्यादा देर नहीं झेल पाते हैं। ये बहुत खुशनसीब है कि इस जंगल में छांव की और खाने की कोई कमी नहीं है। इसे अपने खाने का लगभग 2/3 हिस्सा पौधों की सिर्फ 10 प्रजातियों से मिल जाता है। इसे अपने खाने का लगभग 2/3 हिस्सा पौधों की सिर्फ 10 प्रजातियों से मिल जाता है और उसके लिए भी इसे इस घने जंगल में वनस्पति इसके लिए और इसके जैसे दूसरे जानवरों के लिए बहुत अहमियत रखती है। ब्लू मंकीज पार्क की ट्रॉपिकल धूप को ज्यादा देर नहीं झेल पाते हैं। ये बहुत खुशनसीब है कि इस जंगल में छांव की और खाने की कोई कमी नहीं है। इसे अपने खाने का लगभग 2/3 हिस्सा पौधों की सिर्फ 10 प्रजातियों से मिल जाता है और उसके लिए भी इसे इस घने जंगल में ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। बबून्स के लिए चीजें बहुत अलग होती हैं। इनके खाने में बहुत ज्यादा विविधता है। ये अपने सफर के दौरान मनियारा के अलग अलग आवासों से गुजरते हुए सभी खाने लायक पौधों को खाते हुए जाते हैं और इनको अपने पसंदीदा खानों में से एक मिल गया है। बिल्कुल सही नाम वाले सॉसेज ट्री के फल बहुत बड़े होते हैं। यहाँ तक कि 5 सेंटीमीटर लंबे कैनाइन्स वाले नर का मुंह भी पूरा भर जाता है। ये रेजर की धार जैसे दांत ताकत के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में और खुद को शिकारियों से बचाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे झुंड की संख्या। इनका झुंड बड़े नरों के ताकतवर समूह के साथ आगे बढ़ता है। ये अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए साथ साथ रहते हैं। इसका मतलब ये कि अफ्रीका के ज्यादातर प्राइमेट्स के विपरीत इनका झुंड पेड़ों की सुरक्षा से दूर ज्यादा खुले इलाकों में घूम सकता है। पर बबून्स को हर वक्त सतर्क रहना पड़ता है। यहाँ आसपास तेंदुए मौजूद हैं। इस बड़े नर का इलाका मनियारा के जंगल और सवाना के बीच की सीमा पर है। ये लगभग अपना पूरा जीवन अकेला ही गुजारता है। पर इसके इलाके के कुछ हिस्सों में बहुत सारी मादाएं भी रहती हैं। ये अपने वेंटेज पॉइंट से
संभावित प्रजनन साथियों और प्रतिद्वंद्वियों को अपनी पोजीशन के बारे में बताता रहता है। इसके लिए ये पेड़ आराम करने, निगरानी रखने और अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की जगह है। पर पार्क के बहुत से दूसरे जीवों के लिए इस उपजाऊ मिट्टी में उगने वाले पेड़ों की अहमियत बहुत सीधी सादी सी है। सिल्वरी चीक हॉर्नबिल्स को फिक्स बहुत पसंद है। ये नर और मादा की जोड़ी खाने की तलाश में पेड़ों के ऊपर भटकती है। ये हॉर्नबिल फिग को चबा नहीं सकता है, तो इसे इसको साबुत निगलने के लिए सही पोजीशन में लाना होगा। पर यह करना इतना आसान भी नहीं होता है। सिर्फ पिग्स ही नहीं है ना, इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर खाने के लिए सिर्फ पिग्स ही नहीं है। बहुत से दूसरे पक्षियों की तरह हॉर्नबिल्स कीड़े खा लेते हैं और लेक मनियारा नेशनल पार्क में कीड़ों की कोई कमी नहीं है। ये बीज एक नए घर में जाने की तैयारी कर रही हैं। इन्होंने अपनी क्वीन के साथ अपने छत्ते को छोड़ दिया है और पास के एक अकेशिया ट्री पर इकट्ठी होकर स्काउट्स के लौटने का इंतजार कर रही हैं। जब कोई सही घर मिल जाएगा, स्काउट्स एक खास तरह का डांस करके कॉलोनी को डायरेक्शंस देंगे। इनके पुराने घर में पीछे छूट चुकी वर्कर बीज एक नई क्वीन को तैयार करेंगी ताकि नया छत्ता बनने तक पुराने छत्ते में प्रजनन जारी रहे। इस तरह के अकेशिया के पेड़ तलहटी के जंगलों और घाटी के तलहटी के घास के मैदानों के बीच सवाना वुडलैंड्स में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ लेक से दूर सतह पर मौजूद पानी बहुत कम है, खास तौर पर अब जब हर तरफ सूखा है। पर अकेशिया की गहरी जड़ें ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाती हैं। ये पेड़ पार्क के एक और प्राइमेट को बहुत पसंद है। वर्विट मंकीज। युवा बंदरों ने इस पेड़ के नुकीले कांटों से बचकर निकलना सीख लिया है। पर अकेशिया के पेड़ सिर्फ खेलने के ही काम नहीं आते हैं। ये सूखे के दौरान नए पत्ते और फूल पैदा करते हैं जिनको मंकीज खाते हैं।
बबून्स की तरह बर्विट्स अपॉर्चुनिस्टिक ओमनिवोर्स हैं और कई तरह की चीजें खाते हैं। कमाल की बात यह है कि इनके खाने में पेड़ का वो हिस्सा भी शामिल है जो दिखने में सबसे कम स्वादिष्ट लगता है, इसके कांटे। इनको तोड़कर और इनके न्यूट्रिशियस बेस को खाकर ये मंकीज इस पेड़ के अकेले डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा तंत्र को भोजन के एक स्रोत में बदल देते हैं। झुंड का सबसे छोटा बच्चा 3 महीने का होने तक आराम और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर करेगा। पर यह खोजबीन करने का कोई मौका नहीं गंवाता है। छह महीने का होने तक ये काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। फिलहाल इसकी मां इसे ज्यादा दूर नहीं जाने दे रही। इसके बड़े कजिन्स खुले मैदान में खेल खेल में लड़ रहे हैं। बबून से विपरीत बर्बिट्स खुद को बड़े शिकारियों से नहीं बचा पाते हैं और पेड़ों की सुरक्षा से ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। ये हर तरफ से आने वाले खतरों पर नजर रखते हैं। बर्बिट्स के पास विभिन्न प्रकार के खतरों के लिए कम से कम 5 अलग वार्निंग कॉल्स हैं और इन्होंने दूसरी प्रजातियों से आने वाली चेतावनियों को समझना भी सीख लिया है। एक सुपर्ब स्टारलिंग अपने साथियों को जमीन से और आसमान से आने वाले शिकारियों के बारे में बताने के लिए अलग अलग आवाजें निकालती है। ये मंकीज उन आवाजों का मतलब समझते हैं तो ये भी सतर्क हो जाते हैं। बड़े मंकीज के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े परिवार वाले बबून्स के पास पहरेदारों की कोई कमी नहीं होती है। सवाना के अंदर पहुंचने पर इस झुंड का आधे से ज्यादा सफर तय हो चुका है। ये भी अकेशिया से मिलने वाली हर चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं। ये भी अकेशिया से मिलने वाली हर चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं। बच्चे फलियां, पत्ते और फूल सब कुछ खाते हैं। अपने अपोजेबल थम्स की वजह से ये अपने खाने को बहुत अच्छी तरह पकड़ पाते हैं, पर फिर भी कुछ फलियां नीचे गिर जाती हैं। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें खाते हैं, इनके पास अपना पेट भरने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं।
जड़ें खाना और नमी दोनों देती हैं। और अनुभव ने इन अडल्ट्स को सिखाया है कि किस पौधे का कौन सा हिस्सा खाने के लिहाज से सबसे अच्छा है। अलग अलग पौधों के कुछ खास हिस्सों को चुनने की क्षमता इन बबून्स को सवाना के बहुत से जानवरों से अलग बनाती है। जब तक झुंड खा रहा है तब तक दोपहर का एक ग्रूमिंग सेशन तो हो ही सकता है। मादाएं अक्सर कुछ खास नरों के साथ रिश्ते बनाती हैं और उनसे उम्मीद करती हैं कि वो उन्हें दूसरों की आक्रामकता से बचाएंगे। ग्रूमिंग इन रिश्तों को और मजबूत करने का काम करती है। पर इनकी ग्रूमिंग इस छोटी पिग फेस बेबी को बोर कर रही है। यह आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए ज्यादा उत्सुक है। आखिरकार ये झुंड अपने सफर के आखिरी चरण के लिए निकल पड़ा है। बबून्स के जाने के बाद हाथियों का एक परिवार उनके द्वारा छोड़ी गई फलियों को बहुत ध्यान से इकट्ठा करता है। साल के इस सूखे समय में मनियारा के हाथी ज्यादा से ज्यादा संसाधनों तक पहुंचने के लिए छोटे समूहों में बट जाते हैं। दूध पिलाती माओं पर पर्याप्त पोषण जुटाने का विशेष दबाव रहता है। एक छोटा बच्चा हर रोज 10 लीटर से ज्यादा दूध पीता है। उसकी माँ को उसे दूध पिलाने के लिए अपनी खुराक में काफी ज्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ती है। बबून्स की तरह हाथी भी कई अलग अलग चीजें खाते हैं, तो इस युवा माँ को जो भी मिलेगा उसे खा लेगी। सवाना का सूखी घास और झाड़ीदार वनस्पति का कॉम्बिनेशन खाना ढूंढ रहे हाथियों को बहुत सारे विकल्प देता है। पर पार्क में चरने वाले जानवरों के लिए लेक के इर्द गिर्द के मैदानों में ज्यादा अच्छा खाना मिलता है। यहाँ पर कई महीनों तक बारिश ना होने के बावजूद कुछ बड़े हिस्से हरे भरे रहते हैं। और इनमें सबसे हरे भरे हैं लेक के किनारे पर मौजूद दलदली इलाके, जहाँ ग्राउंड वाटर बाहर निकलकर धाराओं में बहता है। और इसी वजह से यहाँ के पौधे और जल्दी बढ़ते हैं। सूखे के महीनों में भैंसों को उनके खाने का 60% हिस्सा इसी इलाके से मिलता है।
इस समूह के बूढ़े बुजुर्ग सूखे के महीनों में भैंसों को उनके खाने का 60% हिस्सा इसी इलाके से मिलता है। इस समूह के बूढ़े बुल्स को उनके झुंडों से निकाल दिया गया है क्योंकि वो जवान नरों से प्रभुत्व के लिए मुकाबला नहीं कर पाए थे। अब ये इस दलदली इलाके इस समूह के बूढ़े बुल्स को उनके झुंडों से निकाल दिया गया है क्योंकि वो जवान नरों से प्रभुत्व के लिए मुकाबला नहीं कर पाए थे। अब ये इस दलदली इलाके में भटकते हैं और झुंड से निकाले गए ये नर एक दूसरे के साथी हैं और इन सब का साथ देती हैं कुछ कैटेलिग्रेट्स। ये पक्षी भैंसों की मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाते हैं। ये उन कीड़ों को खाते हैं जो इन विशाल शाकाहारियों के चलने से बाहर आ जाते हैं और उनकी पीठ को वेंटेज पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। दलदली जमीन में रिस रहा पानी पहाड़ियों से होता हुआ अपने सफर के आखिरी चरण में पहुंच रहा है। जो यहाँ पर अब्जॉर्ब नहीं होगा वो लेक मनियारा में पहुंच जाएगा, जो पार्क का मुख्य आकर्षण और जीवन का प्रमुख केंद्र है। जो पार्क का मुख्य आकर्षण और जीवन का प्रमुख केंद्र है। इस पार्क में पाई जाने वाले पक्षियों की लगभग 400 प्रजातियों में से अधिकांश प्रजातियां यहीं पर रहती हैं। ये खाने और प्रजनन के लिए दूर दूर से मनियारा आती हैं। लेक पर बहुत बड़ी वाटर बर्ड्स का आना जाना लगा रहता है, पर इनमें 2 प्रजातियां प्रमुख हैं। 11 किलो की ग्रेट व्हाइट पेलिकन लेक की बर्ड्स में सबसे बड़ी है। इनके वजन को उठाने के लिए इन बर्ड्स के पंखों का फैलाव 3.5 मीटर तक होता है। इनके दिन का 1/4 हिस्सा खाना ढूंढने में और मछलियों को अपने पाउचेस में भरने में बीतता है। ये बर्ड्स मिलजुल कर काम करने के लिए मशहूर हैं। ये मछलियों को कम गहरे पानी में ले जाती हैं ताकि उन्हें पकड़ने में आसानी हो। पेलिकन्स इस लेक को एक और प्रभावशाली प्रजाति के साथ बांटते हैं, येलो बिल्ड स्टॉर्क। उनके झुंड घास से ढके किनारों पर आराम करते हैं, बहुत देर आराम कर पाते हैं। कम गहरे पानी में चलते हुए स्टॉक्स लेक बेड को हिलाते हैं, जिससे शिकार हिलने डुलने लगता है। इनकी स्पर्श संवेदनशील चोंचें कुछ खाने लायक चीज को महसूस करते ही बंद हो जाती हैं। ये पानी में रहने वाले कई प्रकार के जीवों को खाते हैं, जिनमें फिश, फ्रॉग्स और क्रस्टेशियंस शामिल हैं। इस लेक में इतना खाना है कि ये सभी पक्षी अपना पेट भर सकते हैं। इस लेक की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब हम सिर्फ 95 किलोमीटर की दूरी पर एक बिल्कुल अलग नजारा देखते हैं। लेक नेट्रॉन। यहाँ पर जल जीवन का प्रतीक नहीं है। लेक मनियारा की तरह नेट्रॉन में पानी आसपास के ऊंचे इलाकों से बहता है। पर एक विशाल चोटी इस लेक के वातावरण को बिल्कुल बदल देती है। ओल्डोइनियो लेंगाई
मैदानों से 2200 मीटर ऊंचा ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे स्थानीय मसाई लोग माउंटेन ऑफ द गॉड्स कहते हैं। पिछले 100 सालों में ये 15 बार फटा है, जिससे आसपास की मिट्टी पर वोल्केनिक केमिकल्स फैल गए हैं। यहाँ जमीन के ऊपर और नीचे बह रहा पानी इन केमिकल्स को लेक में ले जाता है। बहुत ज्यादा इवेपोरेशन की वजह से इतना ज्यादा सॉल्ट पीछे छूट जाता है कि लेक का पानी मांस को गला देता है। अब जब सूखा अपने चरम पर है, लेक नेट्रॉन का पीछे हटता कॉस्टिक पानी चौड़े और बंजर कीचड़ के मैदानों से घिरा हुआ है। इस कठोर और बेरहम जगह पर बहुत कम जीव रह सकते हैं, जैसे ये शानदार अपवाद। फ्लेमिंगोज। ईस्ट अफ्रीका में फ्लेमिंगोज की तादाद 15 लाख से 25 लाख के बीच है और इनमें से ज्यादातर लेक नेट्रॉन के मड आइलैंड्स पर हैच होते हैं। जमीन के शिकारी इस खतरनाक पानी को पार करके फ्लेमिंगोज के नेस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, पर इन शानदार पक्षियों ने खुद को यहाँ के हिसाब से ढाल लिया है। इनको बचाने के लिए इनके पैरों की बाहरी परत बहुत मजबूत होती है। फ्लेमिंगोस माइक्रोस्कोपिक एल्गी को पानी में से फिल्टर करके खाते हैं। ये अपनी चोंचों के अपसाइड डाउन कर्व से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई से नीचे झुककर अपने मुंह को बहुत अच्छे से भर पाते हैं। कुछ जगहों पर लेक का करोसिव पानी जमीन के नीचे से निकलता है और बहुत ज्यादा गर्म होता है। और फ्लेमिंगोज को उस गर्मी को झेलने के लिए अपने पैर बार बार उठाने पड़ते हैं। ये बड़ा झुंड अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन में लगभग 12.5 घंटे तक खाता रहेगा। अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन में लगभग 12.5 घंटे तक खाता रहेगा। पर फ्लेमिंगोज यहाँ पर रहने वाले अकेले स्पेशलिस्ट्स नहीं हैं। लेक तक पहुंचने वाली धाराओं में एल्केलाइन टिलापिया का एक झुंड अपना घर बनाता है। ये कम ऑक्सीजन वाले कॉस्टिक पानी में जिंदा रहने के लिए खास तौर पर अडेप्टेड हैं। फ्लेमिंगोज की तरह ये भी मुख्य तौर पर लेक के एल्गी को खाती हैं, जिन्हें ये पत्थरों की सतहों से हासिल करती हैं। ये दो बहुत अलग जीव वहाँ फल फूल रहे हैं जहाँ बहुत कम जीव जिंदा रह सकते हैं।
और इनकी कामयाबी की वजह इनकी विशेषता है। नेट्रॉन से कुछ दूर दक्षिण में बेहद खूबसूरत और उपयोगी लेक मन्यारा है, पर बबून्स इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये सुबह से चल रहे हैं और अब अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। इनके लिए घाटी की तलहटी का सबसे बड़ा आकर्षण ये हरे भरे घास के मैदान हैं। भले ही ये बहुत कुछ खाते हैं, फिर भी इनकी डाइट का आधे से ज्यादा हिस्सा घास है। और इस लंबी घास के बीच में कुछ ऐसा है जो इनको बहुत पसंद है, मकड़ी के जाल। इन्हें ये खाना क्यों इतना पसंद है, ये अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। ऐसा हो सकता है कि बबून्स रेशम का नहीं बल्कि जाल में फंसी चीजों का स्वाद लेते हों। जब ये खाने के लिए रुकते हैं, इन्हें कुछ दूसरे काम करने का समय भी मिल जाता है, और बेशक उनमें ग्रूमिंग शामिल है। पर यहाँ हर जगह शांति नहीं है। आक्रामकता नरों में रैंक को मजबूत करने में मददगार साबित होती है। बबून्स के समाज में ताकतवर की मर्जी चलती है। जहाँ नर प्रभुत्व के लिए लड़ते हैं, छोटी मादा को अपनी माँ का रैंक अपने आप ही मिल जाएगा और हमेशा इसके पास रहेगा। हमेशा की तरह ये झुंड शिकारियों पर नजर रखता है और जल्दी ही दूसरे भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं। इनकी पहरेदारी से प्रभावित होकर विल्ड बीस्ट और ज़ीब्रा भी बबून्स के पास आ जाते हैं। प्राइमेट्स अच्छी तरह से जानते हैं कि घास से उन्हें जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। ज़ीब्रा के पास अपोजेबल थम्स नहीं है, पर वो अपने नाजुक होठों से छोटी घास को भी तोड़ लेते हैं। ज़ीब्रा ने खुद को कई प्रकार की घास खाने के लिए ढाल लिया है, जबकि विल्ड बीस्ट सिर्फ छोटी नरम घास खाते हैं। ये दोनों चढ़ने वाले जानवर बबून्स के साथ का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं। रात होने पर झुंड को यहाँ पर खतरा होगा, तो एक बार पेट भर जाने के बाद ये घाटी की सुरक्षित पहाड़ियों की तरफ का अपना वापसी का सफर शुरू कर देते हैं। कल ये अपनी यात्रा दोहराएंगे और लेक मन्यारा नेशनल पार्क की विभिन्न जगहों से अपनी जरूरत की चीजें लेते हुए आगे बढ़ेंगे। लेक मन्यारा की हरी भरी घाटी अतीत में हुई उथल पुथल की जीती जागती निशानी है। बहते पानी वाली उपजाऊ मिट्टी उगती हुई वनस्पति के लिए एक वरदान है।
यहाँ रहने वाले अनेक जीवों को खाने और आश्रय की कोई कमी नहीं होती है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी मनियारा के संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस घाटी के पहाड़ों, मैदानों और झील को यहाँ के जीवों का स्वर्ग कहना गलत नहीं होगा।